चलिए अब हम 11th प्रॉब्लम करेंगे। A capacitor of capacitance 100 microfarad is connected to a battery of 20 volt for a long time and then disconnected from it. It's fully charged. Now it's connected across a long solenoid having 400 turns per meter, 4000 turns per meter. It is found that potential difference across capacitor drops to 90% of its maximum value in 2 seconds. Estimate average magnetic field produced at the center of solenoid during this period. देखिए कैपेसिटेंस दे रखा है 100 माइक्रोफैराड और आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटेंस के अक्रॉस 20 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो इनिशियली जो कैपेसिटर पर चार्ज होएगा दैट इज सी इंटू वी, इनिशियली इतना चार्ज होएगा। अब नाउ इट इज कनेक्टेड टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड और सोलेनॉइड के अक्रॉस वो डिस्चार्ज हो रहा है और सोलेनॉइड के बारे में दे रखा है 4000 टर्न्स पर मीटर। इट इज फाउंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ड्रॉप्स टू। अब फाइनली Q dash is C into V dash for 90%, drops to 90% of its maximum value. तो कैपेसिटेंस तो उतना का उतना ही रहेगा 100 माइक्रोफैराड 100 into 10 to the power minus 6 और पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor drops to 90%. Means it's 0.9 into 20 volt. So this is the final charge in coulombs. अब एवरेज करंट, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड पूछिए तो उसके लिए मैं एवरेज करंट निकाल लू। I average is delta Q by delta T. Delta Q by delta T is Q minus Q dash upon time. तो यह हो रहा है 100 into 10 to the power minus 6 into 20 into 1 minus 0.9 upon 2. This much coulombs and this much सेकेंड। एवरेज करंट हो गया। अब एवरेज मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। एवरेज मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं लिख दूंगा म्यू नॉट एन इंटू आई एवरेज। सो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड इज 4 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एन की जगह 4000 टर्न्स पर मीटर और एवरेज करंट की जगह इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 20 इंटू 1 माइनस 0.9 बाय 2. This much is that. Now we'll discuss question for short answers. साइंस एक बैच को देख लीजिए। Now let me explain you the question for short answers. In fourth problem, closed line integral of B dot dl is mu naught I. The current
करंट आउटसाइड द कर्व इज नॉट इंक्लूडेड ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर हम एक क्लोज कर्व लेते हैं और लाइन इंटीग्रल बीडीएल करते हैं, और इसमें अंदर के वायर्स को अकाउंट करते हैं और बाहर इस कर्व के कोई करंट है तो उसको अकाउंट नहीं करते। Does it mean that magnetic field calculated by using Ampere law gives the contribution of only the current crossing area bounded by the current? No, this is not true. We used to say, जब हम यह बात लिखते हैं, B is the net or the overall magnetic field due to all the current carrying element lying in the region. इस रीजन में जितने भी करंट कैरिंग एलिमेंट है उसकी वजह से होता क्या है कि यदि हम इस एलिमेंट की बात करें जो कि इस कर्व के बाहर है, इस एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरफ जाते समय पॉजिटिव और इस तरफ जाते समय वहां नेगेटिव, नेट वुड बिकम जीरो। बी डॉट डीएल जब करेंगे तो इसकी वजह से कर्व के कुछ हिस्सों में बी डॉट डीएल पॉजिटिव होएगा और कर्व के कुछ हिस्सों में बी डॉट डीएल नेगेटिव होएगा। नेट और ओवरऑल इंटीग्रल बी डॉट डीएल जब करेंगे इसकी वजह से तो वहां जीरो हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अकाउंट तो हुई है, बी डॉट डीएल इसकी वजह से अकाउंट तो हुआ है, मगर वो ओवरऑल जीरो हो जाने की वजह से हमें राइट हैंड साइड में इसको कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर इस कर्व के अंदर जो भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, इन करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से बी डॉट डीएल नॉन जीरो होगा, फाइनाइट होगा और उसे इस तरह से रिलेट करा जा सकता है। इन एम्पियर लॉ whenever we write integral of b dot dl equal to mu naught I, this mu naught I would contain all the current enclosed in the loop, while any current outside the loop won't be included here, although b dot dl में वह शामिल है, but net would becomes zero. अब two proton beam going in same direction repel each other, whereas two wire carrying current in same direction attract each other. देखिए, दो प्रोटॉन बीम यह एक प्रोटॉन है और यह एक प्रोटॉन है और यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल कर रहे हैं। जब यह दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करते हैं तो इन पर दो तरह की फोर्सेस लगती हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि रिपल्सिव है, और एक मैग्नेटिक फोर्स जो कि अट्रैक्टिव है। In this situation, this attractive magnetic field is very, very small as compared to repulsive electrostatic force. Overall और net फोर्स यदि हम देखें तो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट। यह डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए प्रोटॉन बीम एक दूसरे को रिपेल करेगी। वाइल द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, दो पैरेलल वायर हो करंट कैरिंग, देन इसमें किसी तरह का कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि करंट कैरिंग वायर पर कोई चार्ज नहीं होता। इसमें जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही टोटल प्रोटॉन्स होते हैं। वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने से इस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, जबकि इस पर मैग्नेटिक फोर्स फिर भी लगता। हियर ओनली मैग्नेटिक फोर्स, अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स इज देयर, इसलिए यह वायर एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते
हुए दिखेंगे, कभी रिपेल करते हुए नहीं दिखेंगे। नाउ इन 12th प्रॉब्लम, लेट्स होल्ड दिस 12th प्रॉब्लम। 12th प्रॉब्लम में हमको जो समझाना है कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यदि वायर अट्रैक्ट होने लगे तो वहां पर कोई वर्क होएगा या नहीं होएगा, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे ईएमआई में। अगला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं इनफैक्ट उसमें यही डिस्कशन होएगा। इस 12th क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स को भी होल्ड कर देते हैं, विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। अब इसके बाद हम डीपीएस 5 डिस्कस यू क्वेश्चन फॉर। चलिए 8th पहले कर देता हूं। द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ described by the particle is proportional to magnetic field. A particle is projected in plane perpendicular to uniform magnetic field. The area bounded by path described by the particle is proportional to. देखिए, यदि वह चार्ज पार्टिकल होएगा तो एरिया बाउंड करेगा। यदि वह पार्टिकल पर कोई चार्ज ही नहीं होएगा तो वो कोई एरिया बाउंड नहीं करेगा। और यदि वह चार्ज पार्टिकल है तो किसके प्रोपोर्शनल करेगा वो हम देख लेते हैं। यदि अनचार्ज पार्टिकल है तो कोई एरिया बाउंड नहीं करेगा। If this is magnetic field और इस पर कोई चार्ज पार्टिकल Q किसी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो यह इस तरह से सर्कुलर पाथ में चले जाएगा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं B V Q is equal to mv square by r, और रेडियस इज इक्वल टू mv बाय dq, और रेडियस इज मोमेंटम अपॉन dq, और एरिया इज बाय r स्क्वायर एंड एरिया इज बाय b स्क्वायर बाय q स्क्वायर b स्क्वायर। तो ना तो वेलोसिटी है, ना मोमेंटम है, ना काइनेटिक एनर्जी है। मैं तो नन ऑफ दिस इसलिए मार्क कर दूंगा क्योंकि दो कारण बोलता हूं। वहां एक तो चार्ज पार्टिकल नहीं लिखा हुआ, यदि वह न्यूट्रल पार्टिकल हुआ, अनचार्ज पार्टिकल हुआ तो उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। इन दैट केस तो सीधा सीधा जाता जाएगा। और यदि उस पर चार्ज पार्टिकल हुआ भी तब भी जो एरिया बाउंडेड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। अब 9, two particle XY having equal charge after being accelerated through same potential difference enter a region of uniform magnetic field and describe the circular path of radius of the ratio of masses of the two particles. Now once again same article जो भी मैंने लिखा हुआ है, equal charge है, the radius is mv by qb, अब after being accelerated through same potential difference enter a region of uniform magnetic field. magnetic field सेम है, चार्ज सेम है। अब जब सेम मैग्नेटिक फील्ड से में गए और चार्ज भी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस से सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करा गया है, तो अब हम सबसे पहले उनकी वेलोसिटी के लिए सोच लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट बोल देता हूं, तो मैं इधर लिखता हूं वी नॉट दोनों के लिए सेम है, तो 2 ई वी नॉट इज इक्वल टू
एम वी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूं 2 ई वी नॉट इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम। तो 2 ई वी नॉट एम इज इक्वल टू एम वी होल स्क्वायर। तो एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ई वी नॉट एम। अब इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो रेडियस की जगह पर अब मैं लिख दूंगा एमवी की जगह अंडर रूट ऑफ 2 ई वी नॉट अपॉन क्यू बी इनटू अंडर रूट ऑफ एम। ई 2 ई वी नॉट और अंडर रूट एम, इन दोनों को अलग अलग करके लिखा मैंने। अब देखिए दोनों पार्टिकल पर चार्ज सेम, दोनों पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करे हुए, और इधर भी ईवी की जगह क्यू वी नॉट लिखता हूं, क्यू वी नॉट, और इस जगह पर भी क्यू वी नॉट। दोनों पार्टिकल सेम पोटेंशियल से एक्सीलरेटेड इनटू अंडर रूट ऑफ एम। So radius is directly proportional to under root of m. If Q, B and V naught are same. So R1 upon R2 is under root of M1 अपॉन M2। इस तरीके से हमें सोचना होगा। बहुत ज्यादा गलती हो जाती है कि हम सिर्फ इसे देखकर सीधा सीधा ये बोल देंगे R1 अपॉन R2 इक्वल टू M1 अपॉन M2, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं दे रखी। दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं दे रखी। दोनों के लिए यह दे रखा है कि बोथ द पार्टिकल आर एक्सीलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। तो दोनों को जब सेम पोटेंशियल से एक्सीलरेट करेंगे तो यह फंडा लगाना पड़ेगा कि दोनों पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह क्यू वी नॉट दिस वुड बी इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर। तो 2 क्यू वी नॉट इक्वल टू एमवी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम इक्वल टू 2 क्यू वी नॉट। तो एम वी होल स्क्वायर इज 2 क्यू वी नॉट एम। एम वी की जगह यह चीज लिखी, फिर एम वी की जगह ऐसा कैसे सब्स्टिट्यूट करें, और फिर हमें देखने लगेगा रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम। जबकि वी जनरली गेट मिसलेड बाय दिस एक्सप्रेशन और हम लिख देंगे रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, जो कि गलत कंसेप्ट हो जाए। और कोई डाउट पहले कर देता हूं। A long straight wire carries a current along z-axis. One can find 2 points in xy plane such that magnetic field are equal, direction of magnetic field are same, magnitude of magnetic field are equal, field at one point is opposite। देखिए यह xy plane है, this is xy plane, और एक लॉन्ग वायर kept along z axis that is perpendicular to both, और इसमें करंट ऐसे है। One can find 2 points on xy plane such that magnetic field are equal। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल 2 पॉइंट पर क्या ढेर सारे पॉइंट पर होगी, किसी भी इस लोकस ऑफ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर सेम। The magnitude of magnetic field are equal. The field at one point is opposite to that of other point. देखिए
हम कहेंगे ऐसा तो कोई सा भी पॉइंट नहीं होएगा, ऐसे तो कोई से भी दो पॉइंट नहीं होंगे जहां मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमने इस सर्कुलर पाथ को ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होएगा मगर डायरेक्शन अलग होएगा। जैसे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, इस पॉइंट पर इस तरह। तो इस लूप में ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता जहां मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब सेम बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यदि हम दो अलग अलग कर्व पर भी पॉइंट ले ले तो इधर ऐसा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भले सेम है मगर मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ये वाला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता है, द मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, ये कभी भी नहीं हो सकता। कोई से भी ऐसे दो पॉइंट नहीं हो सकते जहां मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो दोनों चीज कभी भी कहीं पर भी सेम नहीं हो सकती। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर सेम, ये हो सकता है। मैंने अभी अभी ये दोनों पॉइंट ड्रॉ कर दिया, इन दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है मगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इधर कम इधर ज्यादा, क्योंकि ये पॉइंट वायर के करीब है और ये पॉइंट वायर से दूर है, इसलिए इधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, इधर मैग्नेटिक फील्ड कम। तो बी वाला सही हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, ये हो सकता है। इसी लूप पर मैंने यह पॉइंट ले लिया और इसी लूप पर मैंने यह पॉइंट ले लिया, तो चूंकि दोनों वायर से सेम दूरी पर, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, ये दो पॉइंट हो सकते हैं। द फील्ड एट वन पॉइंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ अनदर, ये भी हो सकता है। भाई इधर हमने एक पॉइंट ले लिया, इधर एक पॉइंट ले लिया, ठीक डायगोनली अपोजिट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकता है दो पॉइंट। इस तरह से डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, मगर ए कभी नहीं हो सकता। ट्वेल्थ हम पहले अटेंड कर लेते हैं जरा। In a coaxial state cable, in a coaxial state cable, the central conductor and outer conductor carry equal current in opposite direction. The magnetic field is zero. एक तो कोएक्सियल स्टेट केबल है, सेंट्रल कंडक्टर आउटर कंडक्टर कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। यह सेंट्रल कंडक्टर है और यह आउटर कंडक्टर। सेंट्रल कंडक्टर में करंट आउटवर्ड द बोर्ड और इसमें करंट into the board up. The magnitude of magnetic field is, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं भाई, या एम्पियर रूल लगा लेते हैं। एम्पियर रूल लगाने के हिसाब से यदि हमने इस तरह का एक क्लोज लूप ले लिया तो इसमें म्यू नॉट आई फाइनाइट होएगा, क्योंकि इसके अंदर ये सारे करंट अकाउंट होंगे, तो इस जगह पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता। मगर यदि हम इसके बाहर
ऐसा एक लूप लेते हैं, फॉर दिस लूप म्यू नॉट आई वुड बी 0, hence integral of b dl would be 0, hence b would be 0. अब जरा देख लेते ऑप्शन आउटसाइड द केबल। आउटसाइड द केबल पर तो b मुझे 0 दिख रहा है। इनसाइड द इनर कंडक्टर, इनसाइड द इनर कंडक्टर कोई सा भी लूप लेते तो इसमें भी म्यू नॉट आई फाइनाइट होगा, तो इधर नॉन जीरो होगा। इनसाइड द आउटर कंडक्टर इधर भी म्यू नॉट आई फाइनाइट है, तो इसमें भी फाइनाइट होगा। इन बिटवीन द टू कंडक्टर इसमें ही फाइनाइट। हम कहेंगे अंदर कोई सा भी लूप लोगे तो एम्पियर सर्किट लॉ से आप साफ साफ कह दोगे कि म्यू नॉट आई फाइनाइट। मगर इन दोनों कंडक्टर के बाहर यदि कोई आप लूप लेते हो तो क्योंकि इधर आउटवर्ड करंट और इधर इनवर्ड करंट इक्वल है, अपोजिट है, तो नेट करंट 0 हो रहा है। नेट करंट 0 हो जाने से आउटसाइड द केबल मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। अब बेल्ट वाला भी कर डालते। इसी के साथ एमईसी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यह पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। एंड वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI हम करना चालू करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड इन साइड। ट्वेल्थ, कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A carrying current I. Let there be n free electron per unit volume. An observer places himself on a trolley moving in direction opposite to current with a speed v and separated by wire at a distance. The magnetic field seen by the observer is very nearly. Consider a long straight wire of cross section area A carrying current I. Here n is free electrons per volume. An observer places himself on a trolley moving in the direction opposite to current with speed v, and this v is I by NAE, separated by wire at a distance of r. The magnetic field seen by the observer is very nearly. देखिए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I बाय R। अब उन्होंने कहा है ये तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से होती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट कैन बी गिवन बाय J इक्वल टू I बाय A इक्वल टू NeV। जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज I बाय NeA। अब एक ऑब्जर्वर ट्रॉली में बैठ जाता है और वो ट्रॉली इसी वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रही है, करंट इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड सीन बाय द ऑब्जर्वर इज वेरी नियरली। हम कहते हैं भाई इस केस में मैग्नेटिक फील्ड पर थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, ये ऑब्जर्वर यदि मूव भी कर रहा है इस तरफ तो इसके द्वारा ऑब्जर्व होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऐसी कैसी रहेगी। क्योंकि चार्ज मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव हो रहा है,
और वहां मूव होते हुए इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट होते हुए इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो तो रहेगी, तो उसके द्वारा ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं आना है। इट वुड रिमेन से म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाय आर। With that is the finish of magnetic field and magnetic effect of current. From tomorrow onward we will start electromagnetic induction. आज के लिए इतना ही। Bye.